नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AK क्लासेस में। पिछले वीडियो में दोस्तों हम अक्षांश व देशांतर टॉपिक कर रहे थे। हमने अक्षांशों के बारे में जाना था कि अक्षांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो राजस्थान और भारत के संदर्भ में बनते हैं, उनसे संबंधित बातें की थी। और इस वीडियो में दोस्तों हम देशांतर से संबंधित जो बातें हैं वो करेंगे। थोड़ा वर्बली आपको अक्षांश के बारे में जो पिछले वीडियो में हमने बातें की हैं वो थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद में हम देशांतर से संबंधित जो बातें हैं उनको करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा अक्षांश व देशांतर। इसके अंतर्गत हमने बात की थी दोस्तों कि अक्षांश क्या होते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था कि पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली जो भूमध्य रेखा है, अर्थात कि दोनों ध्रुवों के सामने कोणात्मक दूरी बनाने वाली आड़ी खींची गई रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम खींची गई हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये रेखाएं दोस्तों काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी उत्तरी गोलार्ध में संख्या 90 है और दक्षिण गोलार्ध में संख्या है 90। टोटल 0 डिग्री सहित हमने कुल अक्षांश रेखाओं की बात की थी कि ये कुल 181 रेखाएं हैं। हमने मुख्य अक्षांश रेखाओं पर बात की कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है यह भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत को 2 समान भागों में बांटती है। साथ ही हमने बात की थी 23.5 डिग्री रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है, इसे हम दक्षिणी अक्षांश या हम इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये हमने बात की थी। हमने बात की थी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो कटिबंध है उसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो अक्षांश हमें कटिबंधों की भी जानकारी देते हैं कि दोनों तरफ 23.5 डिग्री के मध्य जो कटिबंध है वह कटिबंध कौन सा कटिबंध है, तो वो उष्ण कटिबंध है। उसके बाद में हमने बात की थी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य जो कटिबंध फैला हुआ है उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य दोस्तों जो कटिबंध है फैला उसे हम कहते हैं उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। हमने बात की थी कि जो उपोष्ण कटिबंध है वह 23.5 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य फैला है दोनों तरफ, और उसके बाद का जो 45 से 66.5 के मध्य जो कटिबंध है उसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसे भी हमने 2 भागों में बांट दिया था। तो उस आधार पर हमने बताया था कि जो भारत है उसकी जो जलवायु कैसी है, तो भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है, जबकि जो राजस्थान है दोस्तों वह भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और जो राजस्थान की अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टि से, तो जो राजस्थान है उसमें कर्क रेखा जो है डूंगरपुर को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। डूंगरपुर को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो कहने का भावार्थ ये है कि इसके दक्षिण का जो कटिबंध है वो है उष्ण कटिबंध और जो उत्तर का कटिबंध है वो है उपोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान का दोस्तों अधिकांश जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और इसका जो दक्षिणी भाग है वो केवल और केवल कौन सा जिला, बांसवाड़ा, जो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों की विशेषता रखने वाला जिला हमने पढ़ा था बांसवाड़ा है। थोड़ा कर्क रेखा पर हम विस्तार से चर्चा कर लें कि जो कर्क रेखा है दोस्तों, यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका मैंने आपको क्रम बताया था। यह रेखा गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में यह जो रेखा है दोस्तों वो डूंगरपुर को छूते हुए
यहाँ इसका डूंगरपुर का गांव पड़ता है चीखली गांव। डूंगरपुर को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। जो इसकी कुल लंबाई या काल्पनिक रेखा की जो कुल लंबाई मानी जाती है वो है 26 किलोमीटर राजस्थान में मानी जाती है। इस कर्क रेखा के उत्तर में राजस्थान का लगभग 99% क्षेत्रफल है और थोड़ा सा बांसवाड़ा का क्षेत्र जो है वो इसके दक्षिण में आता है। इसीलिए हमने बात की थी कि दक्षिण का उष्ण कटिबंध और उत्तर का उपोष्ण कटिबंध, तो राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। दोनों का पूछे तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों की विशेषता है बांसवाड़ा में। इसके बाद में हमने बात की थी कि सूर्य के कोण के अंतर्गत हमने बात की थी कि जो सबसे बड़ा दिन है दोस्तों, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और इस दिन होता है बड़ा और रात होती है दोस्तों छोटी, रात होती है छोटी। और यही भारत में सबसे बड़ा दिन होता है और यही राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद में हमने दूसरी बात की थी दोस्तों 21 मार्च, और एक किया था हमने दोस्तों 23 सितंबर। 21 मार्च को कहते हैं दोस्तों बसंत विषुव। इसके बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है। विषुव कहते हैं दोस्तों दिन रात की अवधि बराबर होने पर। और 23 सितंबर को होता है दोस्तों शरद विषुव, शरद विषुव। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों दिन और रात की अवधि होती है बराबर, क्योंकि इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा के सामने सीधा चमकता है। 21 मार्च की इस घटना को बसंत विषुव कहते हैं और 23 मार्च की इस घटना को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है मकर रेखा के सामने, इसीलिए इस दिन भारत में सबसे छोटा दिन, भारत में होता है सबसे छोटा दिन, और दक्षिण गोलार्ध में इस दिन होता है सबसे बड़ा दिन। तो इस समय दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन, जबकि इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में इस दिन की अवधि कम होगी, छोटा होगा। तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि दोस्तों जो होती है बराबर होती है। तो यहाँ तक हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी अक्षांश में दूरी बताते हैं। अक्षांश से अक्षांश के मध्य की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर की होती है, और इस दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, जोन कहा जाता है। ये बातें हमने जो है इससे संबंधित कर ली थी। अब अपने बात करते हैं देशांतर पर। देशांतर, तो दोस्तों देशांतर भी अक्षांश रेखाओं के समान काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तर से दक्षिण ध्रुवों को ध्रुवों से मिलाने वाली रेखाएं हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्व व पश्चिमी 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। इसी रेखा को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, क्योंकि यह इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसी रेखा को हम प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, यामोत्तर रेखा, और इसी को ही हम दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। तो ये सभी जो नाम हैं दोस्तों वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के ही नाम हैं। अब हम इस देशांतर रेखा के पूर्व में भारत जो है वो स्थित है। लगभग दोस्तों यहाँ है भारत, लगभग जो है वो इस देशांतर रेखा के भारत की स्थिति जो है वो पूर्व में है। अब दोस्तों इसी तरह हमने अभी पढ़ा था कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है जिसे विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं, वह पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी 2 गोलार्धों में बांटती है। ये पढ़ा था। और इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के भारत उत्तर में स्थित है और इस देशांतर रेखा के भारत पूर्व में स्थित है। इसीलिए इसका जो हमने विस्तार किया था वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में किया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि देशांतर जो है उनका क्या कार्य है दोस्तों। तो देशांतर जो है वो हमें समय का ज्ञान कराते हैं दोस्तों, समय का ज्ञान करवाते हैं। कैसे? तो दोस्तों देशांतर
से देशांतर के मध्य समय में कुल 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। ये जो रेखाएं हैं वो ध्रुवों से ध्रुव की ओर चलती हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य कुल कितना अंतर है, तो कुल अंतर पाया जाता है दोस्तों 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। और इस दूरी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों गोरे या कोट, गोरे कहा जाता है इस दूरी को। अब दोस्तों भारत जो है वो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है, अर्थात इसके देशांतर जो है पूर्व की ओर बढ़ते हैं। पूर्व के इस गोलार्ध में कुल देशांतर रेखाओं की दोस्तों संख्या है 180 और पश्चिम गोलार्ध के अंदर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है 180। कुल मिलाकर दोनों कितनी रेखाएं हुई, 180 180 टोटल मिलाकर 360। अब दोस्तों 0 डिग्री जो रेखा है उसको दोस्तों हम इसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं, परंतु 180 डिग्री रेखा जो है मैंने दोनों तरफ लिखा है, जबकि इस गोले के आप इस 0 डिग्री के बैक साइड देखेंगे तो 180 डिग्री जो रेखा है वो एक ही है और इसके दोनों तरफ 179 डिग्री जाकर पूरी होती है, इधर 179 डिग्री जाकर पूरी होती है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच 180 डिग्री रेखा दो नहीं है, तो एक रेखा होगी दोस्तों 180 डिग्री, एक रेखा होगी दोस्तों 0 डिग्री और 179 प्लस 179 रेखाएं ये हो गई, ये टोटल मिलाकर हो गई 358 रेखा। तो टोटल मिलाकर कितनी होगी दोस्तों, तो टोटल मिलाकर हो गई ये 1 और ये 358 मिलाकर 360 डिग्री। अर्थात कि जैसे हमने अक्षांश में पढ़ा था कि 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश, उसी प्रकार दोस्तों हमने 0 डिग्री को वहां जोड़ा था। यहाँ 0 डिग्री जुड़ रही है परंतु 180 डिग्री रेखा दो न होकर क्या है, एक ही है। इसीलिए कुल जो अक्षांश रेखाएं, कुल जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो 360 है। अभी हम बात करते हैं कि हमारे दिन और रात की जो अवधि होती है, उस दिन रात की अवधि में घंटे होते हैं दोस्तों 24। तो ये जो 24 घंटे हैं वो हमने किस आधार पर बांटे हैं, तो दोस्तों दोनों गोलार्धों में मिलाकर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। और हमने बात की है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य समय में अंतर कितना आता है, तो 4 मिनट का। तो टोटल हम समय निकाल लें कि 360 देशांतरों के मध्य कितना समय का अंतर आ जाता है, तो 360 × 40 ये टोटल हो गए दोस्तों 1440, 1440 मिनट। इसको अपने दोस्तों घंटे में बदलें तो हम इसमें क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे। टोटल आ गए दोस्तों 24 घंटे। तो हमारे दिन रात की अवधि में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24। तो ये जो 24 घंटे हैं वो हमने इसी आधार पर क्या है, सेट किए हैं। अब भारत का जो मानक समय है, या हम कहें कि राजस्थान का मानक समय, तो राजस्थान से कोई, भारत से कोई अलग नहीं है। तो जो भारतीय मानक समय है वो ही राजस्थान का मानक समय है। तो भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय जिसे हम दोस्तों कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये लिया गया है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। इस स्थान से बिल्कुल मध्य से पूर्व और पश्चिम में बराबर दूरी को बांटकर, तो यहां से ग्रहण किया गया है। अब ये एक प्रश्न आता है कि भारतीय मानक समय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समय से कितना आगे है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो समय है दोस्तों उससे कितना आगे है, तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। 82.5 डिग्री भारतीय समय आगे है, ब्रिटिश मानक समय 0 डिग्री से लिया गया है। तो देशांतरीय अंतर के लिए हम इसमें गुणा करते हैं 4 से, टोटल कितने आए, 330। इसको हम अगर घंटे बनाएं तो दोस्तों क्या आता है, 5.5 घंटे 30 मिनट। तो अंतर्राष्ट्रीय समय से
हमारा भारत का जो मानक समय है वो प्लस है, आगे है, और इस गोलार्ध में पूर्व में स्थित देशों का समय आगे और पश्चिम में स्थित देशों का समय पीछे रहता है, जिसका कारण है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर राउंड करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर राउंड करती है, इसीलिए पूर्व के देशों का समय आगे रहता है और पश्चिम के देशों का समय पीछे रहता है। तो भारतीय मानक समय जो है वो ब्रिटिश समय से कितने आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो भारत का मानक समय है वही राजस्थान का मानक समय है। तो भारत का मानक समय हमने बात की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर से भारतीय मानक समय लिया गया है ये किस स्थान से लिया गया है, अगर हम उस पर बात करें तो दोस्तों ये हमने लिया है उत्तर प्रदेश राज्य के, उत्तर प्रदेश यूपी डिस्ट्रिक्ट से लिया है। यूपी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात करें तो इलाहाबाद जिले से, इलाहाबाद जिले की दोस्तों मिर्जापुर तहसील के दोस्तों नैनी गांव से लिया गया है। तो हमने भारतीय मानक समय के लिए कौन सा स्थान चुना है, तो यूपी के अंदर इलाहाबाद जिले की मिर्जापुर तहसील के नैनी गांव से इसको लिया गया है। अगर चारों ही ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर स्थान नैनी उत्तर कर देंगे। ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है। अगर दोस्तों अब हम बात करें कि जो राजस्थान का मानक समय है, तो राजस्थान का मानक समय वही होगा जो क्या है भारत का मानक समय है, क्योंकि भारत में टाइम जोन कितने हैं, तो भारत में टाइम जोन एक ही रखा गया है। कितने हैं, एक ही रखा गया है। जबकि जो रूस देश है दोस्तों वह एकमात्र ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में आता है, वहाँ 11 टाइम जोन रखे गए हैं दोस्तों। भारत में भी जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है वहाँ समय समय पर टाइम जोन की मांग होती रही है, परंतु अभी तक हमने भारत का जो टाइम जोन है वो एक ही रखा है। उसका कारण क्या है दोस्तों, तो देखिए भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है यह है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अगर हम कुल देशांतरीय विस्तार की बात करें तो लगभग ये आता है दोस्तों 29 डिग्री 18 मिनट। कुल कितना अंतर है, 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। और हम इस देशांतरीय विस्तार से तुलना करके अगर देखें कि दोनों पूर्वी जो भाग है भारत का अरुणाचल प्रदेश और जो पश्चिमी राज्य है गुजरात, इनके बीच में समय का अंतर कितना है, तो समय अंतर के लिए हम इसको किससे गुणा करें, 4 से। तो लगभग कितना आता है दोस्तों 116 और 18 चौके 72। तो लगभग दोस्तों अगर हम इसको मिनट बनाएं 60 सेकंड से भाग दें तो 1 मिनट और कितने हो गए 12 सेकंड। पहले हमारे पास कितने मिनट हैं 116, तो टोटल बात करें तो 116 और 117 मिनट और 12 सेकंड। अगर हम इसको घंटे में बदलें तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग के मध्य लगभग 2 घंटे का समय अंतर पाया जाता है। इसीलिए इस 2 घंटे के समय को बांटने के लिए हमने मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री से लिया है और पूर्व का 1 घंटा पूर्व में और 1 घंटा पश्चिम में बांटकर सारे भारत का जो समय है उसको एक समान रूप से कर दिया है। तो दोस्तों अब अगर राजस्थान में यही प्रश्न पूछा जाए कि भारत की तरह राजस्थान में कुल समय जो अंतर है वो कितना है, तो कुल समय अंतर हम राजस्थान का निकालें दोस्तों तो आप देखो कि ये राजस्थान है और राजस्थान का देशांतरीय जो विस्तार है
वो हमने कल पढ़ा था। तो देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो कुल अंतर की बात करें अपने, तो कुल अंतर है दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट का, ये कुल अंतर है। अगर हम समय अंतर ज्ञात करना है हमें, तो हम इसको क्या करेंगे 4 से गुना। तो कुल समय अंतर कितना आया दोस्तों, 8 चौके 32 और 47 चौके 188। अब देखो 188 को अपने मिनट बनाए तो इसमें 60 का भाग देंगे तो कितने आए दोस्तों, 6 × 18 180, तो 3 मिनट और 8 सेकंड। पहले मिनट हमारे पास कितने हैं 32 और 3, तो कुल अंतर आ गया दोस्तों 35 मिनट और 8 सेकंड का। तो इसका सही उत्तर है 35 मिनट 8 सेकंड। तो राजस्थान के पूर्वी कोने धौलपुर से लेकर पश्चिमी कोने जैसलमेर के मध्य कुल समय का अंतर कितना है, तो 35 मिनट और 8 सेकंड का है। सूर्य सबसे पहले धौलपुर में सुबह उदय होता है, उसके 35 मिनट 8 सेकंड बाद में कहाँ उदय होगा, जैसलमेर में। यह अंतर हमारे समय में नहीं है दोस्तों, यह अंतर है सूर्य उदय के मध्य, क्योंकि भारत में टाइम जोन एक ही है, इसीलिए यह अंतर किस में पाया जाता है, इसके अंतर्गत सूर्य उदय के अंतर्गत में पाया जाता है। तो अब दोनों के मध्य 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर है। ऐसा ही एक प्रचलित प्रश्न जो है वो पूछा जाता है दोस्तों कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लेती हैं, तो वो उसका उत्तर है दोस्तों 8 मिनट और 16 सेकंड। 8 मिनट और 16 सेकंड का कुल समय लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में। तो इस प्रकार देशांतर से संबंधित बात करें तो हमने देशांतरीय विस्तार किया राजस्थान का। सूर्य सबसे पहले उदय कहाँ होता है, तो धौलपुर में। सबसे पहले कहाँ उदय होता है राजस्थान में, धौलपुर में। यही प्रश्न अगर पूछा जाए कि सूर्य सबसे पहले अस्त कहाँ होता है, तो सूर्य सबसे पहले अस्त वही होता है जहाँ सबसे पहले उदय होता है। तो सबसे पहले उदय कहाँ हुआ, धौलपुर में, इसलिए सूर्य सबसे पहले अस्त भी कहाँ होगा, धौलपुर में होगा। सूर्य राजस्थान में सबसे बाद में उदय कहाँ होता है, तो सबसे बाद में उदय होता है दोस्तों जो सबसे पश्चिम में है, जैसलमेर में। और बाद में भी अस्त कहाँ होगा, तो बाद में ही अस्त होगा जैसलमेर में। तो बाद में जहाँ उदय होगा भाई अस्त भी बाद में ही होगा। तो इसीलिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त के मध्य जो प्रश्न है उनके बारे में भी अपने पता किया। इसके बाद में दोस्तों जो एक प्रश्न आता है जीएमटी से संबंधित, जीएमटी, जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि भारत का जो समय है वो ब्रिटिश मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। तो आजकल सभी के पास मल्टीमीडिया मोबाइल है, तो आप उसमें देखते हो कि +5.3 GMT लिखा होता है। तो उस GMT का मतलब होता है दोस्तों ग्रीनविच टाइम। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से प्लस है, आगे है 5.5 घंटे। तो ये भी आप ध्यान रखें। जो पाकिस्तान का मानक समय है दोस्तों वो भारतीय समय से आधा घंटा पीछे है, आधा घंटा पीछे है। तो दोस्तों ये हमने आज देशांतरों के बारे में पढ़ा कि देशांतर जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से जो पूर्व से पश्चिम कोणात्मक दूरी बनाती हैं। इन रेखाओं में हमने राजस्थान से संबंधित जो प्रश्न बने उन पर बात की। इन रेखाओं से संबंधित एक प्रश्न और आपको बता देता हूं दोस्तों, जो आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री के संदर्भ में। तो एक पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है दोस्तों वो 1884 के अंदर किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है दोस्तों वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर। और सागर पूछे कौन सा, तो दोस्तों चूंकि सागर, चूंकि सागर से, चूंकि सागर और बोरिंग जल संधि के समानांतर गुजरती है, बोरिंग जल संधि के समानांतर गुजरती है। तो दोस्तों
ये देशांतर से संबंधित जो भारत या राजस्थान के संबंध में जो प्रश्न बनते हैं उन पे हमने चर्चा की। अगली वीडियो के अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।